जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी बिहार एसआई साइंस प्रैक्टिस सेट के छठे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी बिहार एसआई साइंस प्रैक्टिस सेट का 5वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी बिहार एसएससी और बिहार एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आज के इस सेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो हम लोग सैटरडे को मॉक टेस्ट देखे थे, उसमें जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे उसकी, क्योंकि आपके सैटरडे के मॉक टेस्ट में हम लोगों ने टोटल 108 क्वेश्चन सॉल्व करा था, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल निगाह से देखी जा रही थी और वो पूरी तरह से डाउटफुल ही था। तो आइए पहले हम लोग वो जो कंफ्यूजिंग 3 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चन की। मॉक टेस्ट में जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था सैटरडे को, उसमें आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ इसका आंसर गलत था और आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि ऑयल गैस एक मिश्रण है, संतृप्त ऑक्सीजन, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और तीसरा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और चौथा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरे मित्र, यहां पे मैंने आपको आंसर क्या बता दिया था? आंसर बता दिया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग ऑयल गैस की बात करते हैं, तो ये कहां से निकाला जाता है? तो सर केरोसिन ऑयल, किरासन तेल समझ रहे होंगे, केरोसिन ऑयल के थर्मल क्रैकिंग से, क्या निकाला जाता है? तो सर ये ऑयल गैस निकाला जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो ऑयल गैस होता है ये एक्चुअली में मिश्रण किसका होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि ऑयल गैस जो है ये आपका मीथेन, साथ में इसमें क्या होता है? एथिलीन, मीथेन, एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि का मिश्रण होता है। मेरे मित्र, जब आपका ऑयल गैस मीथेन, एथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों का मिश्रण है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे मीथेन जो है वो हमारा क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और साथ में एथिलीन जो है ये क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो ऑयल गैस है ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, लेकिन मैंने आपको भूलवश वहां पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन टिक करवाया था, जो कि गलत है। अभी से आप इसको सुधार लेंगे कि ऑयल गैस जो कि केरोसिन ऑयल के थर्मल क्रैकिंग से प्राप्त होता है वो मीथेन, एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों का मिश्रण है, जिसमें मीथेन संतृप्त होता है और एथिलीन असंतृप्त है। तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सुधार लेंगे। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन में हमने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया था, लेकिन मॉक टेस्ट में वहां पे मिस हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने गलती को एक्सेप्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को सुधार लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी पूछा जाएगा कि ऑयल गैस एक मिश्रण है, आप सभी कहेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट मेरे मित्र, जो क्वेश्चन कंफ्यूजन का कारण बना था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है। बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज हो गए और इसमें कंफ्यूजन होना लाजमी भी था। रीजन क्या है? तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो होती है आपका डिस्टॉर्टेड। क्या होती है आपका? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में विकृत टेट्राहेड्रल कहते हैं। मतलब सही टेट्राहेड्रल नहीं होगा, मतलब टेट्राहेड्रल जैसा शेप होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल यानी कि टेट्राहेड्रल का पूर्ण शेप नहीं, विकृत टेट्राहेड्रल। तो हमारे दिमाग में तो ये चल रहा था कि जब तक डिस्टॉर्टेड नहीं होगा तब तक हम टेट्राहेड्रल नहीं कहेंगे, और इसके वजह से हमने आपको आंसर टिक करवाया कोणीय। और आप में से बहुत सारे मित्र ने कहा कि गुरुजी कोणीय नहीं होगा, आपने ही पीछे बताया है टेट्राहेड्रल। तो सर यहां पे कंफ्यूजन कहां पे हुई? आपको भी हो सकती है। आप ध्यान में ये रखेंगे कि जब भी जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार की बात की जाएगी तो हमारा ज्यामितीय जब लगा हुआ रहे, यहां पे जब ज्योमेट्रिकल लगा हुआ रहे,
तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे ऑप्शन में टेट्राहेड्रल दिया हुआ है या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल दिया हुआ है। इससे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ये विकृत शब्द को लेकर के आप परेशान नहीं होंगे, जैसे कि हम हुए थे कि विकृत नहीं था तो हम कोणीय पे चले गए थे। लेकिन आपको यहां पे पकड़ना क्या है, पकड़ना यहां पे ये है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होती है, जैसे ही ज्योमेट्रिकल शेप बताया जाए ना, तो आप किसको टिक करेंगे, टेट्राहेड्रल को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, टेट्राहेड्रल को टिक करेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि ये एक्चुअल में कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि विकृत टेट्राहेड्रल होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी कोणीय क्यों आपने ठीक करा, तो ध्यान में रखिएगा कि जब ज्यामितीय आकार पूछा तो हमने क्या बताया, आप टेट्राहेड्रल को ठीक करना। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि जल के अणु का आकार होता है, जल के अणु का आकार होता है, सीधा आकार पूछा जाए चेला जी, तो आप सभी याद रखना भी शेप या फिर आप क्या कहेंगे, कोणीय। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन जो हमें बना, मैं चाहता हूं कि आप सब इस कंफ्यूजन में ना उलझें। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि जल के अणु का आकार होता है तो हम लोग भी शेप या कोणीय टिक करेंगे, हमारा आंसर 100% सही होगा। और अगर पूछा जाएगा कि जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या होती है, जैसे ही ज्योमेट्रिकल लगा दिया जाएगा तो हम लोग टेट्राहेड्रल लिखेंगे या टेट्राहेड्रल को टिक करेंगे, या फिर ऑप्शन में अगर पूरा नाम लिखा हुआ है विकृत टेट्राहेड्रल तो हम लोग विकृत टेट्राहेड्रल को टिक करेंगे। तो इस कंफ्यूजन को आप यहां से दूर कर लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स का आकार, सिर्फ आकार, ज्यामितीय नहीं, सिर्फ आकार, तो आप कहेंगे भी शेप या कोणीय। और अगर पूछा जाएगा ज्यामितीय आकार, तब हम लोग क्या कहेंगे, सर टेट्राहेड्रल। और यहां पे चूंकि ज्यामितीय लगा हुआ है तो हमें टेट्राहेड्रल टिक करना चाहिए था, जो कि क्या था सर, नहीं हुआ था, और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आप इस वे में नहीं लेंगे, सुधार कर लेंगे आप सभी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, ये तो सर पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर गलत हुआ था, और मेरे ख्याल से जो बच्चे थे उनका आंसर सही था, बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नींबू का डायबेक रोग का कारण होता है। ठीक है, आप सभी ध्यान में रखना कि नींबू के डायबेक रोग का कारण तांबा की कमी होता है। तांबा की कमी यानी कि कॉपर की कमी से ही नींबू में क्या होते हैं सर, डायबेक रोग होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मटर में मार्स रोग, मटर में मार्स रोग किसके कमी से होगा, मैग्नीज की कमी से होगा। और जस्ता की कमी से अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धान का खैरा रोग और साथ ही आम का लिटिल लीफ रोग, धान का खैरा रोग और आम का लिटिल लीफ रोग, ये किसके कमी से होगा, आप सभी ध्यान में रखना, जस्ता की कमी से होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हुआ था, आप लोग इसको सुधार लेंगे। आप लोग वहां पे सही थे कि नींबू का डायबेक रोग जो है वो किसके कमी से होगा, आप सभी याद रखना, तांबा की कमी से, जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग, या फिर जो आम का लिटिल लीफ रोग है वो होगा, और मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग होगा। और ये जो मेरे मित्र डायबेक रोग या फिर खैरा रोग या लिटिल लीफ रोग है, ये सब के सब प्लांट के क्या कहलाते हैं, अबायोटिक डिजीज कहलाते हैं, यानी कि अजैविक रोग कहलाते हैं। तो इस 3 क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन था। मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट का था उसका कंफ्यूजन दूर हो पाया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। गिल यानी कि जिसको हम लोग मछली का श्वसन अंग के रूप में देखते हैं, फुफ्फुस जिसको लंग्स बोलते हैं, यकृत, प्लीहा, क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग यानी कि जो वर्टिब्रे प्राणी होते हैं उसके कौन से अंग होते हैं जो केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिलकर के क्या हो जाता है, तो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी को शुद्ध रक्त भी बोला जाता है। और जिस रक्त में आपका ऑक्सीजन नहीं होता है उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त बोलते हैं।
ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुद्ध रक्त के रूप में जाना जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। लेकिन आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि वर्टिब्रेट संख्या यानी कि कशेरुकी प्राणी या जो मेरुदंडीय प्राणी हम लोग बोलते हैं, मेरुदंडीय प्राणी के दो अंग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करते हैं। एक आपका ब्रेन और दूसरा जो है स्प्लीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया कि दो अंग होते हैं ऐसे, एक तो हमारा मस्तिष्क और दूसरा हमारा स्प्लीन यानी कि पील्हा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र, अगर हम लोग गिल्स, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये मछली में होगा और श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यकृत, आप सभी धड़ल्ले से याद रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, आप कहेंगे यकृत। क्या सेक्रेट्स करता है, बाइल जूस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पित्तरस, और उसका संचयन कहां पे होता है, आप कहेंगे पित्ताशय यानी कि गोल ब्लैडर में होता है। फुफ्फुस, जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, गैसों के आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि लाख है, ऑप्शन है लाख कीट का उत्सर्जी पदार्थ है, दूसरा है कि मृत लाख कीट है, तीसरा पौधे का निस्सारण, और चौथा आपका लाख कीट का एक शरीर स्रावन है। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे कि गुरुजी ये लाख क्या है। तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो लाख है वो प्राकृतिक राल कहलाता है। जिस तरह हम लोग लार कहते हैं ना, उसी तरह से प्राकृतिक राल होता है ये। आप कहेंगे सर ये किससे निकलता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैरिना लाका नामक कीट से, या कैरिना लाका नामक कीट से, कैरिना लाका नामक कीट का आप कह सकते हो कि, या कीट के द्वारा, कैरिना लाका नामक कीट द्वारा उत्पादित स्रवन, या आप कह सकते हो उत्पादित प्राकृतिक राल क्या कहलाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, लाख कहलाता है। क्या कहलाता है, लाख कहलाता है। किससे रिलीज होता है, आप कहेंगे कैरिना लाका नामक कीट से। मेरे मित्र, ये जो कैरिना लाका नामक कीट से ये मतलब प्राकृतिक राल उत्पादित होता है, ये जस्ट लाइक का स्रवन होता है, ये इसका उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता है। तो हम लोग लाख कीट का उत्सर्जी पदार्थ नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे कि सर इसके बॉडी से स्रवित होने वाला एक प्राकृतिक राल है। तो जाहिर सी बात है कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि लाख कीट का एक शरीर स्रवन है, जिसको हम लोग प्राकृतिक राल के रूप में देखते हैं। किससे मिलता है, कैरिना लाका नामक कीट से मिलता है। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पे है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सर ये नामकुम रांची में है। कहां पे है, नामकुम रांची में है। हालांकि अब जो है इसका नाम बदल गया है, और अब इसका नाम क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, अब इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स रखा गया है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाए कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, आप कहेंगे नामकुम रांची, और अब इसका नाम क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। लाख क्या है, आप कहेंगे लाख कीट का एक शरीर स्रावन है, या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं सर एक प्राकृतिक राल है, जो किससे मिलता है, कैरिना लाका नामक कीट से मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा जा रहा है कि स्पर्मेटोलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माध्यमिक शुक्राणुकोष ध्रुवीय निकायों को बाहर निकालता है। दूसरा है कि स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। तीसरा है कि प्राथमिक शुक्राणुकोष एक माध्यमिक शुक्राणुकोष में बदल जाता है, और चौथा है शुक्राणु जन बहुलीकरण अवस्था पूरा करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पर्मेटोलियोसिस क्या है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोलियोसिस की, तो ये क्या है, तो स्पर्मेटिड से परिपक्व
परिपक्व शुक्राणु, स्पर्मेटिड से परिपक्व शुक्राणु को विकसित करने की प्रक्रिया है, विकसित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी बात की जाएगी स्पर्मेटोलियोसिस तो आप सभी कहेंगे स्पर्मेटिड से परिपक्व शुक्राणु विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप सभी याद रखेंगे स्पर्मेटोलियोसिस कहलाती है। जाहिर सी बात है कि जब इसमें मैच्योर स्पर्म हमारा डेवलप होता है यानी कि विकसित होता है तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि स्पर्मेटिव शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्पर्मेटिड से परिपक्व शुक्राणु को विकसित करने की प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा शुक्राणु है उसमें विशेषता आएगा यानी कि स्पेसिफिकेशन आएगा। तो आप कहेंगे कि सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर बाकी के ऑप्शन, तो बाकी के ऑप्शन में कहा जा रहा है माध्यमिक शुक्राणु कोष ध्रुवीय निकायों को बाहर निकालता है। यहां पे शुक्राणु के बाहर निकलने की बात की जा रही है, जबकि स्पर्मेटोलियोसिस क्या है, तो सर परिपक्व शुक्राणु को विकसित करने की प्रक्रिया है, तो कहीं से नहीं होगा आंसर। तीसरा है कि प्राथमिक शुक्राणु कोष एक माध्यमिक शुक्राणु कोष में बदल जाता है, ये भी नहीं है सर। और चौथा है शुक्राणु जन बहुलीकरण अवस्था पूरा करता है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एंटी फर्टिलिजन स्रावित होता है अंडे की झिल्ली द्वारा, निषेचित अंडे द्वारा, शुक्राणुओं द्वारा और निषेचित अंडाणु द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान में रखिएगा कि यहां पे एंटी फर्टिलिजिन की बात की जा रही है। दो चीजें होती है, एक होता है फर्टिलिजिन और दूसरा होता है एंटी फर्टिलिजिन। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक फीमेल और दूसरा किसकी जरूरत होती है? आप कहते हैं सर दूसरा मेल की जरूरत होती है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि फीमेल के बॉडी से क्या निकलता है? फीमेल गैमेट्स, जिसको हम लोग ओवम के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? ओवम के रूप में देखते हैं। और मेल के बॉडी से मेल गैमेट्स निकलता है, जिसको हम लोग स्पर्म के रूप में देखते हैं। भाई मेरे आप सभी कहते हैं कि सर व्हेन द ओवम एंड स्पर्म आर कनेक्ट टुगेदर देन वी कॉल दैट दे आर डिफ्यूज्ड। मतलब जब ओवम और स्पर्म क्या होते हैं, तो सर फर्टिलाइजेशन ट्यूब यानी कि निषेचन ट्यूब में क्या होती है सर, एक दूसरे के साथ मिलती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? निषेचित हो गया। मतलब साफ है कि ओवम और स्पर्म का एक दूसरे के साथ मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। अब आप सभी ध्यान में ये रखो कि ये जो फीमेल के बॉडी से ओवम निकलता है और मेल के बॉडी से स्पर्म निकलता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कहां पे जुड़ रहा है? आप कहेंगे सर ये तो फैलोपियन ट्यूब में जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा? फैलोपियन ट्यूब में जुड़ेगा। अब मेरे मित्र अगर फीमेल के बॉडी से ओवम रिलीज हो रही है, तो इसमें क्या होता है सर? इसमें फर्टिलिजिन होता है। इसमें क्या होता है? फर्टिलिजिन होता है। जैसे ही ओवम रिलीज होती है और ये इसके आसपास में स्पर्म होता है, तो ये फर्टिलिजिन क्या करती है सर? स्रावित करती है। अब मेरे मित्र अगर मान लो यहां पे कि ये ओवम है यानी कि एग है और यहां पे ये स्पर्म है, ये क्या है? ये अगर स्पर्म है तो स्पर्म के हेड में एंटी फर्टिलिजिन होता है। अब जैसे ही ये ओवम फर्टिलिजिन सेक्रेट्स करेगा, ये स्पर्म जो है एंटी फर्टिलिजिन सेक्रेट्स करेगा और ये फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब ओवम का जो आपका फर्टिलिजिन है और स्पर्म का जो एंटी फर्टिलिजिन है, ये दोनों जब स्रावित होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं और हम लोग क्या कहते हैं कि सर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो फैलोपियन ट्यूब में ओवम और स्पर्म के एक दूसरे के साथ मिलने के लिए फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन क्या होता है सर? स्रावित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, हम कह रहे हैं स्पर्म से क्या रिलीज होता है? एंटी फर्टिलिजिन। क्या रिलीज होता है? एंटी फर्टिलिजिन। याद रखिएगा ये फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ये ओवम फर्टिलिजिन और जो स्पर्म है इसके हेड में एंटी फर्टिलिजिन होता है। दोनों स्रावित होकर के आपस में क्या करेगा? आकर्षित और एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करेगा, जिससे फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। बहुत ही सरल सा सवाल पूछा जा रहा है कि एंटी फर्टिलिजिन स्रावित होती है। क्या कहोगे कि सर जब ये स्पर्म में है,
जब ये स्पर्म में है तो जाहिर सी बात है कि ये शुक्राणुओं द्वारा स्रावित होगी। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे मित्र, यहां पे दिया हुआ है अंडे की झिल्ली। आप कहेंगे सर अंडे की झिल्ली के द्वारा, अंडे यहां पे ओवम को बोला जा रहा है, फर्टिलिजिन स्रावित होगा, जबकि निषेचित अंडे तो सर वो तो फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन के चलते होगा। शुक्राणु हम कहेंगे सही आंसर है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपने बताया कि स्पर्म के हेड पे एंटी फर्टिलिजिन होता है। मेरे ख्याल से इस चीज को आप सभी समझ पाए होंगे। ध्यान में रखेंगे कि जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर निषेचित होना कहते हैं। और ध्यान में ये भी रखेंगे कि स्पर्म और ओवम के निषेचन के उपरांत जो आपका ओवम होता है वो क्या कहलाता है? फर्टाइल एग, यानी कि निषेचित अंडा कहलाता है। तो इसको लेकर के आप सभी परेशान मत होना। अगला क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या संभावना होगा? ध्यान में रखेंगे ए बी और ओ। मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि ब्लड को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आप कहेंगे 4 ग्रुप। कौन कौन सा? ए बी और ओ। अगर हम कभी भी बात करेंगे नींद में भी किसकी? ब्लड ग्रुप की, तो आप सभी ध्यान में रखना ए बी और ओ, ये क्या है? आप सभी याद रखेंगे ब्लड के 4 ग्रुप हैं। और जब पति और पत्नी, मतलब पति का ब्लड ग्रुप ए हो और पत्नी का ब्लड ग्रुप पत्नी का ब्लड ग्रुप बी हो, तो जो संभावित बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? या तो ए, या फिर बी, या फिर ए बी, या फिर ओ हो सकता है। और ध्यान में रखिएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करा? आप सभी इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोग जरूर इसको स्टैटिक साइंस में याद किए होंगे कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने करा। तो कमेंट करके सर आप बताइएगा आंसर क्या होगा। ऐसे हम अगले सेशन में आपको आंसर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं। दूसरा है विषाणुओं का अपना उपापचयी तंत्र होता है। सभी विषाणुओं में आरएनए और डीएनए होते हैं, दोनों होते हैं। विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। क्या कहोगे कि गुरुजी जब हम लोग वायरस की बात करते हैं तो इसको हम लोग सजीव और निर्जीव दोनों के रूप में देखते हैं। और इतना तो हम सभी कहते हैं कि सर जो वायरस होते हैं वो या तो आरएनए वायरस होता है या डीएनए वायरस होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहा जा रहा है कि विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। दूसरा है कि विषाणु का अपना उपापचयी तंत्र होता है, आप कहेंगे ये भी गलत है क्योंकि ये सजीव के साथ सजीव जैसा बिहेव करता है और निर्जीव के साथ तो सर निर्जीव बन जाता है। और सभी विषाणु में आरएनए और डीएनए होता है। भाई मेरे या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। लेकिन मेरे मित्र इतना आप सभी जानते हैं कि बहुत तरह के ऐसे रोग हैं जो वायरस के चलते होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विषाणु एक क्या है? हमारा बाध्यकारी परजीवी है, यानी कि ये हमारे शरीर के जो संतुलन है उसको बिगाड़ता है और रोग का कारण बनता है। यहां पे पूछा जा रहा है कि विषाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सर ये तीनों जो है वो गलत है। चौथा आपका क्या है? सर विषाणु के बारे में सही है कि इसको हम लोग बाध्यकारी के रूप में देखते हैं, यानी कि ये रोग का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सॉरी न्यूक्लियोसाइड है क्या है नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है चीनी और फॉस्फेट, केवल प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन पायरिमिडिन और चीनी, और फिर है प्यूरिन पायरिमिडिन चीनी और फॉस्फेट। आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर। मोनोमर समझ रहे हैं? मोनोमर जैसे हम लोग कोई एक माला बनाते हैं, मान लीजिए कि ये माला बना रहे हैं मोती का, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे बहुत सारा मोती कंबाइन है। अब इस माला का जो एक मोती होगा उसको हम लोग मोनोमर कहेंगे, और ये जो पूरा माला बना हुआ है इसको हम लोग पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीमर। मोनोमर का मतलब होता है एकलक और पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुलक। क्या होता है? बहुलक। तो अगर सवाल की जाएगी कि न्यूक्लिक एसिड क्या है तो आप कहेंगे एक प्रकार का बहुलक है जिसका मोनोमर एकलक कौन होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है, और ये प्यूरिन पायरिमिडिन और चीनी से मिलकर बना होता है। तो आप क्या कहिएगा कि सर जब आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड का एक मोनोमर है और ये प्यूरिन पायरिमिडिन और चीनी से मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप सभी एज अ वीवीआई अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली
पंक्ति रक्षा कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा को, इसको हम लोग कभी कभी गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज अ वीवीआई आप सभी याद रखेंगे कि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है, पंक्ति रक्षा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। 273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परम शून्य ताप यानी कि जब भी हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करेंगे, जब भी हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका एक न्यून ताप होता है। ये क्या होता है, न्यून ताप होता है और इससे कम ताप संभव नहीं है, इससे कम ताप संभव नहीं है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी गैस के अणुओं की गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ना हो तो इस चीज को लिख लीजिएगा कि परम शून्य ताप पर किसी गैस के अणुओं की गति, परम शून्य ताप पर किसी गैस के अणुओं की गति, परम शून्य ताप पर किसी गैस के अणुओं की गति क्या हो जाती है, आप सभी ध्यान में रखना, शून्य हो जाती है। और मेरे मित्र ये जो परम शून्य ताप है जिसको आप एक मिनिमम टेम्परेचर के रूप में देखते हो, ये कितना होता है, ध्यान में रखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस जब डिग्री सेल्सियस में बात की जाए, या फिर हम लोग क्या कहते हैं 0 केल्विन, इससे न्यूनतम ताप संभव नहीं है। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन परम शून्य ताप का प्रतिनिधित्व करता है। 273.15 डिग्री सेल्सियस आप कहेंगे नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, -100 डिग्री सेल्सियस नहीं, -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किलो हर्ज एक इकाई है जो मापती है 1 एम्पियर की धारा द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति, दूसरा विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्तियां, तीसरा विद्युत प्रतिरोध और चौथा आपका वोल्टेज। क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि किलो हर्ज, भाई मेरे याद रखना कि इसी को इंग्लिश में हम इस तरीके से लिखते हैं किलो हर्ज, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग KHZ कहते हैं। 1 किलो हर्ज चला जी कितना के बराबर होता है, 1000 हर्ज के बराबर होता है। अच्छा ये जो हर्ज है सर, हर्ज से हम लोग क्या मापते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हर्ज से हम लोग आवृत्ति मापते हैं, फ्रीक्वेंसी मापते हैं। क्या मापते हैं सर, फ्रीक्वेंसी। भाई मेरे पहला है कि 1 एम्पियर की धारा द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति, तो अगर हम विद्युत शक्ति की बात करेंगे तो वाट की बात करेंगे, लेकिन यहां पे तो किलो हर्ज की बात की जा रही है, आप कहेंगे गुरुजी ये नहीं होगा। दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग, मेरे मित्र जैसे ही हम तरंग की बात करेंगे, चाहे हमारा वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो या फिर हमारा आप कह सकते हो कि मतलब यांत्रिक तरंग हो और या फिर अयांत्रिक तरंग हो, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अविद्युत चुंबकीय तरंग, कोई भी तरंग होगा उसकी आवृत्ति तो होगी ही होगी। और उसकी आवृत्ति को मापने के लिए हम लोग हर्ज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक छोटा यूनिट है और इसी का बड़ा यूनिट किलो हर्ज है। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किलो हर्ज एक इकाई है जो मापती है, आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग की आवृत्तियां मापती है। नेक्स्ट है मेरे मित्र विद्युत प्रतिरोध, तो सर इसको हम लोग ओम से मापते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं वोल्टेज की, तो सर वोल्टेज जो है, वोल्टेज को हम लोग किस में मापते हैं, आप सभी याद रखना वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं सर, वोल्ट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि एक कटा हुआ हीरा चमकता है, आप सभी कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि उपयोग किया जाने वाला उपकरण, मेरे मित्र यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि अत्यधिक तापमान को दूरी से मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर पायरोमीटर हो जाता। मतलब हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन को सुधारना चाहें तो क्वेश्चन आपका ये होगा कि उच्च तापमान को दूरी से मापने के लिए, उच्च तापमान को दूरी से मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा पायरोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट उसका रेटिंग है,
और 160 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कोई बल्ब है जिसका रेटिंग 100 वाट और 200 वोल्ट है, अब इसको 160 वोल्ट की बिजली की आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली की खपत कितनी होगी, बिजली की खपत कितनी होगी, कैसे निकलेगा? बहुत ही सरल तरीके से निकलेगा। पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो आपका बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट और 200 वोल्ट, इसकी प्रतिरोध क्या होगी इस केस में। क्या कहेंगे कि सर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में जो बल्ब है, इस बल्ब का पावर कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है, ठीक। और इसका जो विभवांतर है वो कितना दिया हुआ है गुरुजी? 200 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा मेरे मित्र, यहां पे अगर हम आर निकालना चाहें तो आप कहेंगे सर काहे नहीं निकालिएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर होता है। भी आपका 200 है तो 200 गुना 200 और बटा आर की, आर तो आपको निकालना ही है, तो चलिए आर यहां पे रखते हैं। और ये आपका 100, तो ये 200 गुना 200 और बटा क्या हो जाएगा सर? आर। 100 गुना आर इक्वल टू 100 गुना आर इक्वल टू, मेरे मित्र हम इतना जो कर रहे हैं बराबर, इससे बढ़िया है कि हम यहीं पे क्यों ना सॉर्ट आउट करके लिख दें कि पी आर इक्वल टू वी स्क्वायर होगा और आर इक्वल टू वी स्क्वायर बटा पी होगा। समझ में आएगी ना? आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। तो हम आर इक्वल टू वी स्क्वायर 200 गुना 200 कर देते हैं और बटा पी आपका 100 है, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जीरो कटा और प्रतिरोध हमारा कितना हो गया सर? 400 हो गया। कितना हो गया? 400। यानी कि अगर इस बल्ब को 100 वाट की अगर इसका रेटिंग है और 200 वोल्ट है, तो इसकी प्रतिरोध कितनी होनी चाहिए सर? 400 ओम होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको 160 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जोड़ रहे हैं। तो मेरे मित्र हम इस प्रतिरोध के सहारे क्या करते हैं, तो सर इस प्रतिरोध के सहारे इस वोल्टेज के साथ बल्ब में कितनी धारा जा रही है उसको निकाल लेते हैं। आप कहोगे कि गुरुजी चूंकि R इक्वल टू 400 ओम निकला है आपका और इसको जोड़ रहे हैं हम किसके साथ? 160 वोल्ट के साथ, तो I इक्वल टू क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर V बटा R कहेंगे। I इक्वल टू V बटा R कहिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 160 बटा 400। क्या हो जाएगा? 160 बटा 400। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली की खपत कितनी होगी, यानी कि ये कितना शक्ति खत्म करेगा? P इक्वल टू VI। आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम P निकालेंगे तो वोल्टेज हमारा कितना है? वोल्टेज तो हमारा 160 होगा और I हम कितना निकाले हैं? तो सर जी I जो है हमारा वो V बटा R है, तो 160 बटा 400 हो गया। 160 बटा 400, ये जीरो इसके साथ कैंसिल होगा, ये जीरो इसके साथ कैंसिल होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 चौका 64 वाट हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही सरल सा सवाल कि बिजली की स्थिति में ताप तत्वों यानी कि हीटिंग एलिमेंट के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है नाइक्रोम। कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करता है, तो उसमें हम लोग हीटिंग एलिमेंट जो तापन अवयव होता है वो किसका देते हैं? नाइक्रोम का, जो कि बेसिकली निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। और मेरे मित्र जो आपका बिजली की स्त्री आयरन है वो किस पे कार्य कर रहा होता है? तो आप कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कार्य कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बिजली की मोटर परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बिजली का मोटर चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, उससे क्या मिलेगा? तो सर हमें एक प्रकार का बल मिलेगा। बल को किस कैटेगरी में रखेंगे? यांत्रिक ऊर्जा के कैटेगरी में। तो जाहिर सी बात है कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अगला देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 16 कि पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? फंसिएगा यहां भी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह दिखता है, तो याद रखिएगा कि पानी में हवा का बुलबुला दिखता उत्तल लेंस की तरह है, लेकिन कार्य कैसे करता है सर? अवतल लेंस की तरह करता है। तो क्या कहेंगे कि सर यहां पे पूछा जा रहा है कि काम करता है, तो कहेंगे अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। और अगर पूछा जाता है कि दिखता है तो हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। ये चीजें आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। भाई मेरे अगर हम किसी भी चुंबक की बात करते हैं, मान लो क्षर चुंबक, इसी को दंड चुंबक कह रहे हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। अब जो चुंबकत्व की प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? तो आप कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो नॉर्थ ध्रुव से निकलेगी और साउथ ध्रुव पे जाएगी, इस तरह से।
तो अगर हम बाहर से बात करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वो नॉर्थ टू साउथ, अंदर से साउथ टू नॉर्थ। लेकिन पूछा जा रहा है इसके केंद्र पर क्या होगी, आप सभी ध्यान में रखेंगे। यहां पे हम लोग चुंबकत्व तो क्या मानते हैं सर, शून्य। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सर नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल और HCl का मिश्रण अम्लराज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट नहीं है। प्रबल विद्युत अपघट किसको बोलेंगे, तो सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, याद रखिएगा जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट बोला जाएगा। अच्छा, वैद्युत अपघट किसको कहा जा रहा है, वैद्युत अपघट यहां पे उसे कहा जा रहा है जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो मेरे मित्र क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा प्रबल विद्युत अपघट नहीं है। आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार कहलाता है, HCl प्रबल अम्ल के रूप में जाना जाता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म है, जबकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल है। तो जाहिर सी बात है हमने यहां पे लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल वैद्युत अपघट होगा, और जो वीक एसिड और वीक बेस होगा वो क्या होगा आपका, आप सभी याद रखना कि सर वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रबल विद्युत अपघट नहीं है, तो कमजोर पूछा जा रहा है, कमजोर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि K2O का सही नाम क्या है। मेरे मित्र इसका सही नाम पोटेशियम ऑक्साइड है। K4 पोटेशियम और ऑक्सीजन, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उस धातु का ऑक्साइड बनता है। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है तो पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जाहिर सी बात है सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोटेशियम ऑक्सीजन कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। डाइपोटेशियम ऑक्सीजन नहीं सर, डाइपोटेशियम ऑक्साइड नहीं निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।